गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके पुनः खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाता है। मतलब भाषा, मैंने इसके पहले भाषा समझाई थी, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका कोई खंड ना हो, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। अब वर्ण जो है वो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है, साउंड्स होते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वर्णों का निश्चित और व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। और इसमें कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण होते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपने सुना होगा 26 लेटर्स होते हैं, उसी तरह से हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? कि वर्णों का एक निश्चित व्यवस्थित क्रमबद्ध लाइन से एक समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। और इसकी लिपि भी मैंने समझाई थी। इसकी लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। अब वर्णों को जो है वो 7 वर्ग में बांटा गया है। वर्ग मतलब क्या होते हैं? किस आधार पे कि जो वर्ण हैं उनका जो साउंड्स है वो कहाँ से कैसे हम उच्चारित करते हैं, उसके आधार पर हमने वर्णों को विभाजित किया है। पहला है अयोगवाह, फिर स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आता है, और संयुक्त व्यंजन आते हैं, और उत्थिप्त व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे, वॉवेल और कंसोनेंट्स पढ़े होंगे, तो उसी तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो स्वर क्या है? प्रत्येक वर्ण को बोलते समय मुख से वायु निकलती है, मतलब एक हवा निकलती है। आप देखिए, कोई भी वर्ण आप बोलिए, हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से सांस निकलती है, हवा निकलती है। तो जो वायु निकलती है, तो जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग निकलने में कोई रुकावट नहीं होती, मतलब जैसे स्वर वर्ण क्या है? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, मतलब आराम से हम बोल लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और हिंदी की भाषा में 11 स्वर हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण करके देखिएगा, जैसे जो हम लोग पहले पढ़ते थे, आपको पढ़ा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, तो इनका उच्चारण करिए, अ, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। दीर्घ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, तो ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? कि इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से भी तिगुना समय लगता है, मतलब ज़्यादा। जैसे ओम, संस्कृत का ओम है, इसको उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। और भी कुछ शब्द हैं संस्कृत के अलावा, इन स्वरों का प्रयोग हम कहीं होता नहीं है, मतलब प्लुत स्वर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। तो ज़्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जो वर्ण बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर वर्ण के अ की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण में क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? कि इसमें क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के अनुसार है। प्रत्येक जो वर्ग होता है उसको हमने उसके नाम के आधार पे, जो उसका पहला वर्ण होगा उसके आधार पे उनके वर्ग हमने निर्धारित कर दिए हैं, ठीक है। क वर्ग है, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द, ध, न। तो ये जो हैं ऐसे करके हमने वर्णों के उच्चारण करे हैं, उनका वर्ग निर्धारित कर दिया है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में,
ये स्वर और व्यंजन के मध्य में आते हैं, य, र, ल, व। ठीक। फिर है ऊष्म व्यंजन। इसके उच्चारण में जब ऊष्म मतलब गर्मी, ऊष्मा, तो मुंह से जब गर्म श्वास निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, ये जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके उच्चारण में जीभ जो है ऊपर उठती है और फिर झटके के साथ नीचे आ जाती है, इसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद हम आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, जो हमने वर्ण देखे, आपने उधर पढ़े थे स्वर थे और व्यंजन वर्ण हो गए। अब हमारे पास दो अन्य वर्ण भी बचते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना वो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जैसे अंग और आहा। अंग आहा ये दोनों वर्णों में क्या होता है, ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और ना व्यंजन में, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। ये अ के योग से यानी स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह कौन कौन से हैं, एक अनुस्वार और अनुस्वार होता है और एक होता है आपका देखिए, एक अनुस्वार है और दूसरा आता है विसर्ग। अनुस्वार में अंग की मात्रा लगती है और विसर्ग में अह की मात्रा लगती है। अनुस्वार और अनुनासिक, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अनुस्वार क्या है, इनका जो उच्चारण होता है स्वर के बाद आता है, तथा ध्वनि जो होती है नाक से निकलती है, मतलब नाक के सुर जो होते हैं ना, चंदन, मंजन, संग, हंस। और अनुनासिक क्या होते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु लगती है। इसमें जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनसे बनाए हुए शब्दों का, तो इनका प्रयोग स्वर और व्यंजनों के साथ होता है, जैसे आँख, आंगन, गांव, सांप। तो इसमें क्या होता है, जो उच्चारण होता है वो मुख से तथा बाद में नाक से निकलता है। उसके बाद हम आते हैं विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा तो डॉट लगाते हैं और इसका उच्चारण मुख में एक जैसे जो हमारी गर्दन होती है, कंठ जो होता है, उसमें हमारा देखिए सांस अटकती है, ठीक है। तो इसका उच्चारण मुख तथा स्वर के बीच से किया जाता है। हिंदी में उसका प्रयोग कम होने लगा, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, दुख। अच्छा, और इसमें क्या होता है, हलंत का चिन्ह व्यंजनों के नीचे होता है, इसका अर्थ होता है व्यंजन आधा है या स्वरहीन है। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे दो व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है, इनके आपस में मिलने से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। दो प्रकार से बनते हैं ये व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का जो होता है रूप जो है वो बदल जाता है। यहाँ देखिए, आपके पास बुक होगी, उसमें देखिएगा दो भिन्न व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे र और द, वो मिलके क्या, में पर्दा, दर्द। क और र मिलके क्या बना देते हैं, क्र, क्रम। ट और ट्रम, ट्राम, ट्रक। फिर है आपका द्वैत्व व्यंजन आते हैं। तो दो समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजनों को, मतलब दोनों जो वर्ण हैं जो होते हैं व्यंजन वर्ण वो समान, मतलब सेम होते हैं, ठीक है। जैसे प, प, पप, चप्पल, गत्ता, लज्जा। अच्छा, अब व्यंजनों के उच्चारण, ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर क्या भेद होता है। भाई, जो भी हम वर्ण उच्चारण करते हैं उनका अलग अलग जगह होती हैं, तो उच्चारण के आधार पर हम व्यंजन को दो भागों में बांटते हैं। पहला है अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन और दूसरा है सघोष व अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे और कम प्रयत्न से अगर हम उसे उच्चारित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण में आ जाते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वो किस में चले जाते हैं, महाप्राण में, और उसमें श्वास जो है वो तीव्र गति से बाहर निकलती है। अब जो अल्प प्राण है वो कौन से हो गए, क, ग, ड़, च, और महाप्राण में आ गया ख, ग, क्ष। उसके बाद देखिए आपका अघोष व्यंजन जो होते हैं, सघोष और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, मतलब कांपती है आवाज़, क, ख, च, ज, और वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे आपने क्या बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान जैसे मैंने पढ़ाया था पहले भी कि हमारा मुख और हमारा कंठ, इसमें हमारे अलग अलग उच्चारण के स्थान हैं।
कुछ जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, जीभ से करते हैं, किसी में हमें कंठ की ज़रूरत पड़ती है, स्वर तंत्र होते हैं, दांत होते हैं, मूर्धा होते हैं, ओष्ठ होते हैं, इनका प्रयोग कर करके हम इनके उच्चारण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों के प्रयोग से उन व्यंजन वर्णों को उसी के आधार पर उच्चारित किया जाता है। जैसे होठ से अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, ओष्ठ। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों को हम कितने भागों में बांट देते हैं, 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 9 भागों में कौन कौन से, ये अपनी बुक में देखिएगा। बुक में नाम होंगे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, मुख, नासिका, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। स्थान क्या है, कंठ। कंठ समझते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। कंठ बताए, जो हमारे नेक है, गर्दन, वो हमारा कंठ है। अब वहाँ से आप उच्चारण करके देखिएगा, क वर्ग जितना है, क वर्ग पूरा जो है वो कंठ से बोला है, जैसे क, ख, ग, घ, और इसके अलावा ह, अ, आ, विसर्ग, ये सब क्या कहलाते हैं, कंठ। ये फिगर ध्यान से देखिएगा और इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा स्थान जो मैं आपको बता रही हूँ कि कंठ कौन सा होता है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ, कंठ, तालु, मुख और नासिका, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कहाँ से उच्चारित होता है। तालु से बोलने वाले जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो तालव्य कहलाते हैं, च वर्ग और य, श, ई। मूर्धन्य होते हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ये जो हैं ये मूर्धन्य में चले गए। दांत से बोलते हैं दंत्य, त, थ। देखिए जब भी आप उच्चारण करके देखेंगे कि दांतों के आगे हमारी जीभ लगती है, त, थ, द। ओष्ठ में जहाँ हमारे लिप्स का प्रयोग होता है, प, फ, बिना लिप्स लगाए हम प का उच्चारण नहीं कर सकते, फ का उच्चारण नहीं कर सकते, ब का उच्चारण नहीं कर सकते, ऊ, ऊ। फिर कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, जैसे ए, ऐ। मुख और नासिका, अंग, ण, त्र, श, न, म। कंठोष्ठ, जहाँ पे कंठ और ओठों का प्रयोग होता है। दंतोष्ठ मतलब जहाँ पे दांत और होठ का प्रयोग होता है। व, फ। जब भी उच्चारण करिए, ये जो उच्चारण जब आप करेंगे ना, जब आप अपने उच्चारण करिएगा तो इनको उच्चारण को अपने मुंह से करिए। जब आप करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, और इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नीचे देखिए आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की विशेषताएं बतानी है। 6, 7 और 8 सबकी आप लोग के अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सरसाइजेज होंगी, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस करिएगा और जहाँ जो ना समझ में आए फिर वो आप उससे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।